बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मसद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये ना हो मैं वो तमाम नाम कौम के सामने रख दूं जिन्होंने कौमी मफाद का सौदा किया। इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये धमकी दी है। किसको दी है ये तो इमरान खान साहब जानते हैं, लेकिन वो ये बातें पहले भी कर चुके हैं और आज हुकूमत उनको जवाब दे के कहा है कि आप धमकियां ना लगाएं, आप इशारों में बातें ना करें, आप नाम बताएं। वो कौन से नाम हैं जो आप बार बार जिनका जिक्र करते हैं और बताएं कि कौन सा कौमी मफाद है जिसका सौदा किसी ने किया है। बहरहाल ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है वो भी इमरान खान साहब के लिए एक घेरा जो है वो तंग हो रहा है। दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसमें भी उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है और इमरान खान साहब जिस तरह की सिक्योरिटी में हमें अदालत आते हुए नज़र आए हैं और जिस तरह के इंतजाम थे उसके ऊपर इंसाफ के दोहरे मेयार पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका लहजा बड़ा सख्त है अदालत के लिए अभी भी। वो क्या चाहते हैं कि हालात ख़राब हो जाएं और फिर जो पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसमें सियासी इत्तेहाद कैसे कायम होगा अगर इमरान खान साहब जलसों में इस तरह की सेंसेशनल बातें करते रहेंगे, इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने वज़राए आला को मना करेंगे कि वो किसी कंसल्टेशन का हिस्सा ना बने, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आएंगे नहीं और हुकूमत की तरफ से जो भी उनको ऑफ़र होती है वो उसको रद्द करते रहेंगे, तो ये मामला तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम बात करेंगे जी IMF के प्रोग्राम की मंजूरी के बावजूद भी हमारे यहाँ डॉलर की उड़ान ऊंची है। एक बहुत बड़ा नुकसान है सैलाब से जो हुआ है, क्या उसका दबाव पड़ रहा है पूरी इकॉनमी पे, क्या हम तैयार हैं? 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ी हुई हैं चीज़ों की, आज सारा दिन रिपोर्ट होता रहा है और ये सारे मामलात किसने हल करने, और एक अहम खबर भी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो मंजूर वसान साहब है उनके लिए नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी है। जो आमदन से ज़्यादा सासों का उनका एक केस चल रहा था, तो क्या ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि ये नैब में तरामीम इसलिए की गई कि अपने केसेस बंद करें, उस तासुर को तक़वियत नहीं मिलेगी? ये भी मामला अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं जो मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PTI से आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा, और सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले मेहमानों की तरफ जाने से पहले जी हम बात करेंगे अरीबा से। अरीबा मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं तंजीला? खैरियत से? बिल्कुल खैर से। अच्छा, क्योंकि झलमक्सी में जो रिलीफ ऑपरेशन है आप उसके हवाले से काम करिए, कुछ हमें बताइएगा सूरत हाल इस वक्त क्या है बलूचिस्तान में, किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितना काम ऑन ग्राउंड आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जी, इस वक्त हम झलमक्सी जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के सारे शहरों से लैंड लिंक्स हमारे टूट चुके हुए हैं, सो बिल्कुल ही मुनक़ता हुआ है। अभी भी काम चल रहा है। N65 जो सखर टू क्वेटा हाईवे है, झलमक्सी को नौताल से कनेक्ट करती है, उस पर भी अभी काम शुरू हो चुका हुआ है, चल रहा है। M8 जो बिल्कुल झलमक्सी बॉर्डर पे है सिंध और बलूचिस्तान के, तो जो M8 है वो कनेक्ट करती है शहजादकोट से झलमक्सी को, तो उस पे हम वो M8 कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है। तो इमदाद कैसे पहुंच रही है वहाँ पे अरीबा? हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जी, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस, मिशन रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। हमारा जो नियरेस्ट कराची का लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन है, वो है फैसल एयरबेस जो है, क्या कहते हैं, कराची में शाहराह फैसल पे म्यूजियम के पास। अगर आपने रिलीफ गुड्स झलमक्सी को पहुंचानी है तो वहाँ पे प्लीज डिपॉजिट कर दें और वहाँ से, और उनको एमार्क कर दें झलमक्सी के लिए। वहाँ से वो एयर सॉटी के थ्रू जेकमाबाद और जेकमाबाद से रिलीफ गुड्स जो है वो झलमक्सी। कोई अंदाजा आप अगर हमें दे सके कि तकरीबन कितने लोग जो हैं वो इफेक्टेड हैं वहाँ पे? हाँ, अभी तक तो जी फिगर्स हमारे पास हैं ही नहीं, और अभी तक हमारा फोकस भी फिगर्स पे नहीं है। हम अभी अपनी पॉपुलेशन जो हमारे वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन लाइंस कर रहे हैं। जो हमारा आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, मिशन रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग स्ट्रैंडेड हैं, तो वो हमारा सिब्बी और डेरा मुराद जमाली से जो हमारी बेसिस है
वहां से हेलीकॉप्टर्स चल ठीक रहे है। हैं टू रेस्क्यू एंड रिलीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरीबा हमें अपडेट करने के लिए। मैं अली आपसे आगाज़ करूंगी गुफ्तगू का। वो ऐसी ऐसी क्या राज की बातें हैं जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि वो नाम कौम के सामने रखेंगे? अब आप लोग ज़ाहिर हुकूमत में हैं, तो आप लोगों ने कभी ये डिस्कस किया है कि वो ऐसे कौन से कौमी राज हैं, कैसे कौन से नाम हैं जिन्होंने कौमी मफादात का सौदा किया? ये तो बड़ी संगीन धमकी है, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, क्या बेहतर होता कि हम ये सियासी जो कशीदगी है उसको चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए पॉज कर लेते। जिस तरह से आपने इब्तिदाइये में कहा, आज सारी की सारी कौम जो है वो तकलीफ़ के अंदर है। आज जो टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर जो विजुअल्स आते हैं, उसके बाद कोई आदमी क्या उस ट्रेजिडी के अलावा सियासत के ऊपर सोच सकता है? गुजारिश इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा रकबा आज सबमर्ज्ड हो, पानी में डूबा हो, तो मैं तो सिर्फ ये सोच के हैरान परेशान होता है कि कोई नेशनल लीडर किस तरह से जाके ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत, ये जो जलसा खेलना और ये बाकी के मामलात को आगे लेके चल सकता है। तो मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ का अफसोस है। उसके बाद जो मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ, अब आपके सवाल पे आते हुए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है, आपने उनके रवैये से देखा है कि वो हर चीज़ करेंगे जिससे उनका सियासी कद या उनको सस्ती शोहरत मिल सकती हो, क्योंकि उनको इस चीज़ का गुस्सा है कि उनको उनके इत्तेहादियों ने उनकी नालायकी की वजह से उनकी हुकूमत से क्यों उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की और उनकी हुकूमत को क्यों गिरा दिया। क्योंकि आपने देखा, उन्होंने आपके जो खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट थे उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया, जब आपको और अमेरिका को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं किसी मुल्क के फेवर में या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप किस तरह से खारजा पॉलिसी के अंदर इस तरह का आप वहां पे हैवक क्रिएट करते हैं अपने जाती फायदे के लिए। उसकी मैंने आपको एक मिसाल तो दी है। आप लोग अली रुक जाते ना, आप लोगों ने जो ये IMF के बारे में जो एक ऑडियो कॉल मुबैना हुई सामने आई, आप उसका फोरेंसिक करा रहे हैं, आप उसके ऊपर भी केस बना रहे हैं, तो थोड़े अरसे के लिए आप नहीं रुक सकते? 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद भी तो ये हो सकता है। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। देखें, मुझे आप तंजीला ये बताएं कि पहली बात तो ये उन्होंने आपकी खारजा पॉलिसी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया, उसके बाद आपकी माशी पॉलिसी के साथ। ये जो शौकत तरीन की वीडियो है, ये शौकत तरीन का दूसरा हमला है। पहला हमला उस वक्त उसने किया जब उसको नजर आ रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है और वो अनफंडेड सब्सिडीज यहां पे छोड़ के गया, जिसकी वजह से आपने रिकॉर्ड माशी खसारा, माली खसारा देखा पिछला साल जो इख्तिताम हुआ 5,500 अरब का। तो ये जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, मेरे ख्याल से ये गैर मुनासिब था। इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो हमारे रियासत के मफादात के साथ खेलते हैं। मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, उसके ताने बाने अगर इमरान खान तक जाते हैं तो जब फोरेंसिक ऑडिट कंप्लीट होगा तो यकीनन हमें वहां तक जाना चाहिए। क्योंकि शहबाज गिल वाली कहानी भी आप मत भूलें, वो भी ये कहते हैं कि जी मैंने बनी गाला से फोन किया है और मुझे लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई थी, इसीलिए वो अपने फोन को वहां पे तहकीकाती इदारों को पेश नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों वाकयात के हिदायतकार और इनके ताने बाने इमरान खान तक जाते हैं तो उसको नेशनल इंटरेस्ट के साथ इस तरह खिलवाड़ करने के लिए आफ्ताब जहांगीर को गुफ्तगू में शामिल कर लेना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, हुकूमत की तरफ से तो बार-बार आपको गुजारिश सुन लें, अली जरा एक जुमले में गुजारिश तो सुन लें कि आपने जो कहा फ्लड के लिए रिसोर्स को पूल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और उसके लिए सक्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप NCOC का मॉडल देखें। काश आज हम वजीर आजम इमरान खान साहब जो उनके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके वुज़राए आला को उन मीटिंगों में जाने से ना रोकते। और मैं वापस आऊंगी अली, ये अगले सेगमेंट में हमने अच्छी अंदाज में ठीक है, अगले सेगमेंट में हमने ये डिस्कस करना है। सॉरी बात लंबी होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या कहेंगे आप? हुकूमत की तरफ से पेशकश हुई और ना भी होती तो इस वक्त जो आपकी रियासत को इतना बड़ा बहरान का शिकार है आपकी रियासत, उसमें सूबों को क्यों रोका गया? सूबाई वुज़राए आला को क्यों नहीं आने दिया गया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे छोटे भाई को और दोस्त एडवोकेट साहब को मेरा सलाम। अच्छा देखें, बात ये है तंजीला कि आप
जो पार्टियों को दावत देते हैं, आप इंडिविजुअल्स को दावत नहीं देते। आपका चाहिए था कि अगर आप तहरीक इंसाफ को दावत देते और तहरीक इंसाफ को कहते जी आप भी आएँ, आप भी शिरकत करें, ये एक इशू है, नेशनल इशू है, इसके ऊपर हमने बैठना है। सियासत आप अपनी जगह करते रहे हैं, हम अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन ये कि हम भी इस पे बैठते हैं और हम सब मिलकर कोई ऐसा लाएमल बनाते हैं जिससे इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जाए। लेकिन जब आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बुलाएंगे कि जी वजीर आला KP के आ जाए, वजीर आला पंजाब आ जाए, उसको ना बुलाए, किसी को बुलाएं किसी को ना बुलाएं, तो फिर ऐसा होता है कि फिर उनकी पार्टी के इख्तियार है कि वो किसी को इजाजत दे या ना दे, और कोई जाना चाहता है तो उसको रोकता भी कोई नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पहले सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने देखना है आगे, अभी वजीर आला साहब जाते हैं KP के जा रहे हैं, बार बार वजीर आजम साहब जाते हैं, बार बार KP के जाते हैं और वहाँ पर उनको पूरी ब्रीफिंग दी जाती है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट के इदारे उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं और सब कुछ बताया जा रहा होता है। इसी तरह वो सिंध में भी आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने तौर पर भी PTI अपने तौर पर भी जहाँ जहाँ परेशानी है, जिस सूबे में जिस इलाके के अंदर, वहाँ पर काम कर रही है। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, मैं खुद अभी दादू किया था, अभी 2 दिन दादू रहकर आया हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि जो काम हो रहा है उसके बारे में मैंने अगले सेगमेंट में बात करी, लेकिन अगर आप जल्दी से बता दें, इमरान खान साहब किन नामों का जिक्र करते हैं बार बार? ये तो जिन इदारों की तरफ वो इशारा करते हैं, और अगर वो साथ में ये कहना चाहते हैं कि उन इदारों ने कौमी मफाद का सौदा किया, तो ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है आफ्ताब साहब। अच्छा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। तंजीला, आप भी ऐसी बात कर रही हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि जी मैंने खुफिया जगह पे रख दिए 4 नाम, वक्त आने पर पता चल जाएगा। तो अगर मुझे पता होता तो इसका मतलब है खुफिया नहीं रखे गए, वो हर आदमी को पता होता। तो लिहाजा मेरे इल्म में नहीं है। आप कभी इमरान खान साहब का इंटरव्यू करें, या खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई ऐसा हालात पैदा हो जाए कि वो जो खुफिया वीडियो है, ऑडियो है, लिखत है, वो सामने आए, तो इससे बेहतर ये है कि हमें उससे ज्यादा बेहतर तरीका। चले हम राजा साहब से कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो है ना वो इंटरव्यू करा दे, उनसे पूछेंगे। राजा साहब, जो अदालती कार्रवाई इस वक्त हो रही है, आपके ख्याल में थोड़े अरसे के लिए अगर इसको कहा जाए, एक लम्हे के लिए मैं अज्यूम करूं कि सारी जमातें ये सोचती हैं कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, इन केसेस का वक्त नहीं है, तो कोई रोका जा सकता है इनको जी? कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि कहा जाए कि अभी थोड़े अरसे के लिए ठहरें, हम पहले सैलाब को देख लेते हैं, फिर आते हैं अदालतों की तरफ? देखिए, नॉर्मली तो अदालतें जो हैं वो अपना आइन को देखती हैं, कानून को देखती हैं, और उसमें अगर तो जिन्होंने केसेस किए हुए हैं वो कोई दरख्वास्त देते हैं, जो मुद्दई होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हम इसमें इल्तवा चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, भले से आप इनकी जो जमानत है उसको एक्सटेंड कर दें जो आपने बेल की दी हुई है, और ये जो उसका कंटेंट का में भी, क्योंकि जो केस है हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐसी दरख्वास्त आती है तो अदालत से रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन केस है गालिबन उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो दरख्वास्त करे कि हम इतना लंबा इल्तवा चाहे। तो अगर गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए कोई ऐसी रिक्वेस्ट करती है कि इस वक्त हमें तमाम पार्टीज को ज्यादा फोकस करना है, ये जो सैलाबी एक प्रॉब्लम इशू आया हुआ है, तो फिर मैं समझता हूँ अदालतें भी इसको कंसिडर करेंगी। तो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल अगर वो कोई ऐसी दरख्वास्त फाइल करे। अच्छा, और मुझे ज़रा केसेस के ऊपर, जाहिर है एक सब जुडिस मामला है, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सहाफ़ियों को हरासा करने का केस था, उसमें उन्होंने कहा जी कि तौहीन अदालत के कानून पर ये अदालत यकीन नहीं रखती। तो एक केस में दिए गए रिमार्क्स किसी तरह से भी कुछ डिफ़ाइन करते हैं, किसी अलग केस को उसको रखते हुए मलहूज आप डिस्कस कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए कानूनी तौर पर? पहली बात तो ये है कि जो रिमार्क्स होते हैं वो किसी भी तरीके से केस जो मेरिट्स होते हैं, जो केस है उसके बारे में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। एंड देन पर्टिकुलरली किसी और केस की अगर बात हो रही है तो हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, तो आई डोंट बिलीव कि वो किसी अंदाज में किसी और तरफ उसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने बात की तो उस केस में भी इसकी इम्प्लीकेशन होगी। हर केस अपने मेरिट्स पे चलेगा और अपना जो बेंच होता है, यहाँ तो सिर्फ चीफ जस्टिस बैठे हैं, बाकी केसेस में और जजेस भी होते हैं बेंच में, और जब बेंच में बैठे होते हैं तो चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिवली तो चीफ होते हैं जस्टिस,
लेकिन बेंच में बाकी तमाम जजेस के साथ उनकी हैसियत एक बराबर होती है और तमाम सिर्फ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से ये रिमार्क्स कहीं भी इफेक्ट हो सकते। जी बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली, जो आपसे मैं पूछना चाह रही थी, जो दूसरा मामला है, ज़ाहिर है एक तो इमरान खान साहब के साथ आपकी एक सियासी कशमकश है। आपको लगता है कि कोई रास्ता है, कहीं कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई कोशिश हो रही है, या कोई आपके जहन में एक सियासी कारकुन होते हुए आपके जहन में कोई रास्ता आता है कि ये कशमकश थोड़ी देर के लिए थम जाए? या आपको नहीं लगता जिस तरीके से खान साहब अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स छोड़ नहीं रहे और फवाद चौधरी जैसे जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो अपनी जो सख्त ज़बान है, लहजा है, उसको वो तब्दील भी नहीं कर रहे, तो क्या बनेगा? अच्छा तंजीला, मेरा सबसे पहले तो एहतजाज नोट कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बेहतरीन आदमी है ना, उनमें से एक आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। आपने उनको खामखा मुश्किल में डाल दिया कि बताओ कि इमरान खान साहब किसकी तरफ इशारा करें। मैं आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताएं, आपको नहीं पता वो मीर जाफर किसको कहते थे? आपको नहीं पता वो जानवर किसको कहते थे? आपको नहीं पता वो मिस्टर एक्स किसको कहते थे? आपको नहीं पता वो मिस्टर वाई किसको कहते थे? ये जो ज़ुबानी गुफ्तगू है ना, इमरान खान साहब को अब चाहिए कि हिम्मत करें। अगर इस तरह से उन्होंने गुफ्तगू करनी है तो हिम्मत करें, लोगों के नाम ले। उन्होंने अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा, चीफ मिनिस्टर के को कहा, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर एजे के को कहा, तो उन्हीं को कहना था ना। इंतजामी तौर पे सारी की सारी चीजों के जिम्मेदार वो हैं। तो अगर उनको इमरान खान साहब रोक लेते हैं इस आफत का सामना करने के लिए जो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है उस मीटिंग से, तो आप इसका मतलब क्या है वो खुद समझें। उसके बाद जो केसेस रोकने की आप बात करिए तंजीला, केसेस आप रोकना चाहती हैं, आप अदालतों के अंदर ये रेफरेंस गलत सही जो है, अदालतें अपना काम करती रहेंगी, उसमें तो कोई हमें परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें सियासतदानों को अपने दरमियान में जो कशीदगी है उसको कम करने की जरूरत है, जो इल्जाम तराशी है उसको कम करने की जरूरत है, ये जो जलसा और सियासी महाज खोले हुए इसको कम करने की जरूरत है, और लोगों की तकलीफ को सामने रखते हुए अपनी रिसोर्सेज को पूल करने की जरूरत है। वो चीजें हैं जिनको आगे लेके चलना चाहिए। और इस्लामाबाद का जो केस आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं ऐसी माफी का क्या फायदा जो अगले के सर के ऊपर बंदूक रख के आप उससे माफी दिलवाएं। और मुझे इसके अलावा भी बता दें, अगर आज तक जो निहाल हाशमी का केस है, जो तलाल चौधरी का केस है, जो दानियाल अजीज का केस है, उसमें उन्होंने तो अनकंडीशनल माफी दी, उनको फिर भी सजाएं हुई। एक बंदा माफी नहीं देना चाह रहा, उससे आप जबरदस्ती माफी लेके क्या उसको कोई लीनियंसी देना चाहते हैं? तो ये चीजें गैर मुनासिब हैं। जो चीजें तय हो चुकी हुई हैं उनके मुताबिक मामलात को आगे लेके चलें, और उसके बाद कानून की आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं, जो अली कानून का होना चाहिए। ठीक है, अली जो कह रहे हैं कि जाहिर है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज है, लेकिन एक आईनी हैसियत है वज़राए आला की, और उस आईनी हैसियत में भी अगर वो नहीं आएंगे, किसी कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये मामला तो फंसा रहेगा फिर। और देखें, दो सूबे ऐसे हैं, अब जनूबी पंजाब का आपके सामने हाल है, पंजाब का सूबा, वहाँ पे आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी सवात कालाम, वहाँ पे रास्ते अभी बहाल नहीं हुए, तो अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। अच्छा देखिए, वो तो जरूरत पड़ेगी, वो जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन हम एज ए जो हमारी जो लोकल वहाँ की इंतजामिया है वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है, और उसके साथ पार्टी की पूरी से सपोर्ट भी हासिल है। अच्छा देखिए, हमें इससे आगे निकलना है। बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ये गन पे सॉरी आप बात क्योंकि जब कर रहे थे आफ्ताब साहब, मैं कालाम के कुछ तस्वीरें भी चला रही थी, तो ये जो कालाम में कुछ लोग हैं वो वहाँ के नौजवान हैं, वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, और सवाल से बड़े लोग नाराज हैं आपके। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देखिए, अपनी मदद आपके तहत भी लोगों को निकलना चाहिए, जैसे लोग अभी निकले हुए हैं, लोग रिलीफ कर रहे हैं, लोग सामान जमा कर रहे हैं, लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं, ये करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं पीटीआई के लोग नजर नहीं आ रहे सवात में, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं कल मैंने आपको वो भेज भी दूंगा, मैं अपने आपको शूट्स भी भेज दूंगा
मैं जब वहां पर गया सिंध के अंदर, जहां पर पिछले 14-15 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, जो इस वक्त जो है कहती है कि हमने खरबों रुपया जमा कर लिया है उनके वजीर खारजा की एक अपील के ऊपर, कि जी उसने पता नहीं कहाँ अपील की और उस अपील के जरिए 1 खरब और 50 अरब के 60 अरब रुपए जमा हो गए आधे घंटे के अंदर। तो वो उस जगह की बात बता रहा हूँ, वहां पर बाखुदा मैं आपको तंजीला, जितना मुझे आप जानती हैं या जो भी जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्यों मैंने कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से बात करूं। तो वो उस वहां पर जब मैं दादू में गया, तो मैं नाम ले रहा हूँ दादू की एक जगह के अंदर, जहां पर पीपल्स पार्टी के एमएनए लोग वहां पर रो रहे थे, कहते हमने देखा नहीं है साईं को, हमने साईं को वैसे भी आम हालात में भी नहीं मिल सकते, तो इस मुश्किल हालात में भी हमने नहीं देखा है। और ये जो कर रहे हैं लोग, ये बेचारे ये एनजीओस कर रही हैं, ये दूसरे लोग कर रहे हैं, यहाँ कोई लोग आके दादरसी नहीं कर रहा। और फिर जब जाते हैं तो 50-50 का नोट बांटते हैं। देखिए ये बड़ा अफसोस की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तजलील नहीं करनी चाहिए अपने बहन भाइयों की। फिर जब जाते हैं, आपने देखा कि स्पीकर साहब गए तो लोगों ने उनको वहां उतरने नहीं दिया गाड़ी से, नारे लगाकर वहां के सिंध के अंदर, जहां पर ये कहते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता, ये हमारे आबाई सी इलाका है, ये पाकिस्तान बनने से लेकर क़यामत तक यहाँ पर पीपल्स पार्टी रहेगी। वो उस जगह के अंदर वहां के लोगों को वो वहां के लोग कबूल नहीं कर रहे। मैं आपको ईमानदारी तो की बात बता ये रहा हूं। अब मामला तो फिर वहीं पे आ गया ना राजा साहब। अगर हमारा एक, क्योंकि आपने बहुत अरसा नैब के साथ काम किया है, तो पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी इंडेक्स भी होता है सारी दुनिया में किसी भी मुल्क का। जब सारी सियासी जमातें, जो वज़ीर ख़ारजा ने फ़ंड जमा की, प्लेजेस ली, उसके ऊपर पीटीआई वाले तंज मारते फिर रहे हैं, जो इमरान खान ने फंड रेजिंग की उसके ऊपर, सर वो तंज नहीं मार रहा, मैं आपको कह रहा हूँ बात ही गलत है। आपने कहा पता नहीं कहाँ, आपने कहा पता नहीं कौन से खरब कितने, आप बताएं ना कि कहाँ पे उन्होंने अपील की, एकदम ऐसी गुफ्तगू, तरीकेकार होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीके। ऐसे ही इमरान खान साहब ने भी प्लेजेस लिए ना, गवर्नमेंट नहीं, हमने तो आवाम से लिए ना हमारा तरीकेकार, और वो ये आवाम में जाए ना, आवाम में जाकर बैठकर कहे सिंध के लोगों के लिए से अपील करें, पंजाब के लोगों से अपील करें। राजा साहब क्रेडिबिलिटी कैसे वापस आएगी? इतना बड़ा क्राइसिस है, इतनी बड़ी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, और इतनी बड़ी बड़ी प्लेजेस हैं, चाहे वो आम लोग शहरी कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई सोच विचार है कि हम अपने ऊपर एतमाद कैसे लेके आए? देखिए, क्रेडिबिलिटी जो दुनिया में लोग हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का अदारा है, ये दूसरे डोनेशन के अदारे हैं, ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो तंजीला आपके मुल्क को प्रॉपरली वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उन्हें अंदाजा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितनी है, इस गवर्नमेंट के ऊपर अवाम का एतमाद कितना है, ये गवर्नमेंट का चाइना का या आपके सामने है, या टर्की का या सऊदी अरब के साथ जो एतमाद का ताल्लुक है, कि जिसमें वो ये समझे कि ये एक क्रेडिबल गवर्नमेंट है, इसने आगे चलना है और इसको साथ हमारी डीलिंग हो सकती है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं कि जो इस वक्त वीक हैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनल फोरा पे उस तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि वो जो डिपेंड करती है वो पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ पे डिपेंड करती है। और इंटरनल स्टेबिलिटी जो है आपके मुल्क में, अगर वो देखते हैं तो असेंबलीज को देखते हैं, और जो नेशनल असेंबली है उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है वो इस वक्त अगर असेंबली से बाहर है, तो यकीनन क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। यकीनन हमें नजर आया न सिर्फ इस सैलाब तो राजा साहब, जो अभी की हुकूमत में जमाते हैं, उनका नंबर आपको मेजॉरिटी नहीं नजर आता? कोई पाबंदी तो नहीं है कि एक ही जमात के पास ज्यादा वोट होने चाहिए? अगर इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान साहब की भी थी, अगर एक और इत्तेहादी हुकूमत मखलूत हुकूमत बनी हुई है, तो वो क्या क्रेडिबल नहीं होगी आपके ख्याल में? मैं आईनी हवाले से पूछ रही हूँ। क्रेडिबल नहीं है ना। कल ही तो तंजीला, कल ही तो एमक्यूएम ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं। जब वो बाहर निकल जाते हैं तो हुकूमत तो वैसे ही नहीं रहती। तो कल क्या बयान ख्वाजा इंतजार करें ना उस दिन का, अभी से क्यों आप शुरू हो गए आफ्ताब भाई? वो खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आपका मीडिया चलाता है ना। आप भी तो नहीं है आफ्ताब साहब। अली, आपका मीडिया चलाता है कि जी ख्वाजा जार ने ये कहा है कि जी हम वापस, मेरा मीडिया नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया सर। अली परवेज साहब, मेरा और सर आपका मीडिया है ना सर। पीटीवी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? किसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? कौन पाबंदियां लगा रहा है? कौन ARY पे पाबंदियां लगा रहा है? कौन एंकर्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है?
ऐसा ना करें, आपका मीडिया है। आफ्ताब साहब, कल आप लगा रहे थे, आज शायद कोई और लगा रहा होगा। मसला ये है कि आपको भी हम अभी नहीं लगा रहे थे, हम नहीं लगा रहे थे। तंजीला, उस वक्त भी आप आजादी से बात करती थी और मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करता था। को किसने ऑफर किया था मुझे बताएं। इसके अलावा आपसे जावेद साहब को किसने, सिंध हाई कोर्ट कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि उसके ऊपर से ARY के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, क्यों नहीं हटाते? ठीक है अली, इस पे जवाब दे दें। मैं राजा साहब से भी इस पे कमेंट पूछ लूंगी कि ARY पे अगर कह दिया अदालत है कि पाबंदी उठाई जाए, तो जाहिर है वो केबल ऑपरेटर्स के हाथ में तो नहीं है सारा मामला, क्यों नहीं हटा रहे पाबंदी? अली देखें, अगर तो किसी अदालत का फैसला है तो उसका एहतराम करना चाहिए। मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल आपके चैनल पे खुला डुला बात कर रहा हूं। गुजारिश ये है, मगर किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हम भूल गए तलत हुसैन को किसने ऑफर किया? क्या हम भूल गए नुसरत जावेद को किसने ऑफर किया? मेरे पास इस तरह से 100 जर्नलिस्टों और की लिस्ट है जो माशाल्लाह आफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी ने ऑफर किया था। तो क्यों इस तरह से इल्जाम तराशी करें? आए बेहतर आगाज करें। और मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं तंजीला कि इनकी हाथ तो देखें। कहते हैं हमारे लोग जो है मैदान के अंदर आज जो यहाँ पे सलाब जदगान है उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है कल कहां पे था? आज मुझे बताएं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर आज कहां पे है? के जलसे की तैयारियां वहां पे देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान जो है अपनी सालगिरह के केक काट रहा है और उस वक्त जब बारिश आती थी तो किश्ती लेकर कराची में बाहर निकल जाता था। आज पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, अपनी बेगम का हाथ पकड़ के वहां पे सालगिरह का 50वीं केक काट रहा है। तो अगर ये तरजीहात होंगी तो हम क्यों परेशान होते हैं कि हमने पाकिस्तान को इस महज पे, इस नहज पे पहुंचा दिया है? राजा साहब, क्या है लीगल पोजीशन अगर आप चैनल ARY की हम बात करें? देखिए, पैमरा ने अगर चैनल बंद किया है तो पहले सिंध हाई कोर्ट ने और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया है कि चैनल फौरन से ब्रॉडकास्ट इसकी खोली जाए। और आपके इल्म में है, आज उन्होंने ऑर्डर किया है कि अगर 1 घंटे में ARY को नहीं खोला गया तो जो चेयरमैन पैमरा है उसको बुलाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इट मीन्स कि जो राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये हर सिटीजन का बुनियादी हक है। और जो रेटिंग्स में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल था, अगर उसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद खासकर जब अदालत कहती है तो उसके बाद तो उसको ना खोलने का जवाब मीन्स कि आप अदालत के हुक्म की हुक्मअदूली कर रहे हैं। और नंबर 2, मैंने पिछले अखबार में या इसमें कभी ऐसे नहीं देखा कि जो ये जर्नलिस्ट पे और ये एंकर्स पे जो इस किस्म के FIRs कटी हैं, 11-11, 12-12 FIRs कटी हैं। और FIRs को आप देखें कि उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि जी ये कोई म्यूटनी कराना चाहते हैं। राजा साहब, माजी में जर्नलिस्ट और एंकर्स के लिए वीलॉग्स होते थे, उनको गद्दार कहा जाता था उनको, और कभी PTI से आवाज नहीं आती थी, बल्कि वो सारे वीलॉगर्स ब्लॉगर्स इनके फेवरेट थे, वो इनके ब्लू आइड थे। आप बताइए ना, आप बताइए कौन सी FIRs थी? क्या आपके इल्म में नहीं कि आपके साथी जर्नलिस्ट के ऊपर 11-11, 12-12 FIRs एक जैसी हुई हैं? क्या आपके इल्म में नहीं कि अरशद शरीफ पे या समी इब्राहिम पे या इमरान पे या देखिए, मैं तो आजादी इजहार पे वो करती हूँ, लेकिन मेरा मसला मेरा नहीं है ना राजा साहब। अफसार आलम के लिए भी बोल दें जिसको गोली लगी थी। वो अफसार आलम को गोली लगी तो उसका तमाशा बनाया। आप बताए ना किसने मारी गोली? अफसार आलम को 50 दफा अपनी स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया है कि क्या तफ्तीश और तहकीक की है उस इंसिडेंट की? सर, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ अली भाई के 50 दफा जावेद लतीफ साहब चेयरमैन थे, मरियम औरंगजेब साहिबा, डॉक्टर नफीसा, नाज बलोच और बड़े बड़े आपके लीडर हजरात उस कमेटी के मेंबर थे। वहां पर असद तूर को, हामिद मीर को, आसमा शराजी को, उसके अंदर ये अफसार आलम को, उसके अंदर सबको बुलाया जाता था। और वही आफ्ताब जहांगीर साहब बता रहे होते थे, वो उनसे पूछते थे आफ्ताब जहांगीर साहब क्योंकि मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी का हिस्सा हूं। वहां पे क्या जिसने हमला किया उसको पकड़ लिया आपने? नहीं लेता था कि किसने मुझे गोली मारी है। अच्छा, ठीक है। वहां पर फिर पता है हामिद मीर ने बताया, हामिद मीर ने क्या कहा कि हमें मालूम है हम घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे आपके, हमें मालूम है जनरल रानी का, हमें मालूम है हम घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो उन्होंने तो बताया, मैंने उनसे पूछा था आप क्यों नाम ले लेते हैं? आफ्ताब जहांगीर से बहस किसी और तरफ चली जाएगी। मेरी गुजारिश छोटी सी सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बिल्कुल हम सबको यकीन होना चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए, अपनी मर्जी के पसंद के जर्नलिस्टों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश थी। बहरहाल, लेट्स टेक अनदर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। एक एक जुमले में मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब और राजा साहब आप कह दीजिए, अली कह रहे हैं कि ये जो सियासी गर्मा गर्मी है इसको वापस आने में ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जलसे जुलूस में अगर ऐसी सेंसेशनल बातें करते रहेंगे कि मैं नाम सामने रखूंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए आफ्ताब जहांगीर साहब इमरान खान साहब को क्विकली? अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि देखिए एक बात ये है कि इमरान खान साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम है, उनके जो दो लोग हैं, जो उनकी तंजीम है, जो उनकी पार्टी है, सर वो लीडर हैं पूरी 24 सर, वो अगर सियासी परवेज इलाही साहब गुजरात का जलसा मॉनिटर कर रहे हैं, उनको राजनपुर में होना चाहिए था। हमें खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने एक एक जगह पहुंचना है। आप यकीन करें, हम डेली बेसिस के ऊपर है, 1000 फैमिली को तो मैं अपने हल्के के अंदर होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है राजा साहब, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए जी ऐसे हालात में? देखिए, इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल जो डिसीजन लिया है उसमें गालिबन उनका अपना ही जवाब था कि हम फ्लड की तरफ भी बेतहाशा तवज्जो देंगे और हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से जान छुड़वाने की तरफ भी बेतहाशा तवज्जो देंगे। सर आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है, तो हुकूमत को घर भेज के वो क्या करेंगे ऐसे हालात में? इलेक्शन मांगते हुए वो अच्छे लगेंगे? नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं होंगे ना, फिर आप देखेंगे क्या होता है, हालात बेहतर हो जाएंगे। राजा साहब, इलेक्शन नहीं होंगे क्या होगा? आफ्ताब जहांगीर साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस तो वो जो 9 सीटों पे कराने का ऐलान किया गया था, गालिबन अब उससे भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो शायद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन के अलावा बात हुई है कि स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए। आप एक तरफ तो कहती हैं कि स्टेबिलिटी के लिए ये एक माहौल और सैलाब के लिए ये केसेस स्लो होने चाहिए, लेकिन उन्हीं केसेस में डेली आके और कोशिश ये करना कि टेक्निकली हम किसी तरीके से नॉकआउट की तरफ जाएं, तो ये चीजें जब चलेंगी तो ये पैरेलल चलेंगी, तो जवाब भी बहुत शुक्रिया राजा अमर अब्बास साहब। टेक्निकल नॉकआउट की बात इमरान खान साहब करते हैं। अली परवेज मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी जी। हमने कुछ बात की, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत बड़ा मुआशी चैलेंज इस वक्त दरपेश है। कह रहे हैं लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं कि 10 से 15 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को हुआ, और जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही हैं स्टोरीज़, जैसे सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक, ज़िंदगियाँ, सेहत, ये इतने बड़े चैलेंज हैं सैलाब से जुड़े हुए, और अभी ये मज़ीद खुल के सामने आएगी सूरत हाल। तो ऐसे में तमाम सियासी जमातों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो उस ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मुसीबत में उनके साथ जाकर खड़े हों। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।